तो कहानी शुरू होती है 1993 से। साइंटिस्ट लोगों ने क्रिस्पर नाम की एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बनाई जिससे कोई भी लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती थी। इनको लगा ये भगवान बन गए हैं, पर 2016 आते आते अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने बोला, भाई ये तो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बन चुका है, इसको बैन करो। पर पैसे के भूखे लोग कहाँ मानते हैं। एक लालची प्राइवेट कंपनी ने धरती के कानून से बचने के लिए अपना इलीगल जेनेटिक एडिटिंग का सेटअप सीधा स्पेस स्टेशन में लगा डाला और वहीं उनका सबसे बड़ा रायता फैल गया। स्पेस स्टेशन पर उनका एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ और एक साधारण से चूहे ने आकार में बढ़कर पूरे क्रू का ही ब्रेकफास्ट कर लिया। जिंदा बची तो सिर्फ एक बेचारी डॉक्टर एटकिंस। वो भागकर एस्केप पॉड में बैठने ही वाली थी कि उसकी जालिम बॉस ने धरती से ऑर्डर दिया, पहले उन डेंजरस केमिकल्स के 3 कैंस लेकर आओ, वरना पॉड का दरवाजा नहीं खुलेगा। बेचारी डॉक्टर जान हथेली पर रखकर आग के बीच से वो कैंस ले आती है। जायंट चूहा पीछे से छलांग मारता है, पर वो पॉड में घुसकर निकल लेती है। पॉड धरती की तरफ आराम से जा ही रहा था कि चूहे के नाखून से पॉड के कांच पर जो एक पतला सा स्क्रैच आया था वो प्रेशर से टूट जाता है। पॉड आग का गोला बन जाता है, डॉक्टर मर जाती है और वो 3 खतरनाक केमिकल वाले कैंस शूटिंग स्टार्स की तरह धरती की तरफ गिरने लगते हैं। अब आते हैं धरती पर, जहां जंगल में अपने ड्वेन द रॉक जॉनसन यानी डेविस भटक रहे हैं। डेविस एक प्राइमेटोलॉजिस्ट है जो जानवरों से ज्यादा और इंसानों से कम बात करना पसंद करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को एक गोरिल्ला सेंचुरी दिखा रहा होता है। वहां पावो नाम का एक नया और गुस्से वाला गोरिल्ला एक स्टूडेंट कॉर्नर के पीछे पड़ जाता है। डेविस हीरो की तरह उसको रोकने की कोशिश करता ही है कि पीछे से एंट्री होती है एक जायंट सफेद गोरिल्ला की। इसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज और डेविस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये कोई आम गोरिल्ला नहीं है भाई। जॉर्ज इशारों में बात करता है और इतना स्मार्ट है कि डेविस को मस्त मिडिल फिंगर दिखाकर उसका मजाक भी उड़ाता है। एकदम भाइयों वाली कॉमेडी चल रही होती है। डेविस उसे मनाता है कि वो बेचारे डरपोक पावो को अपने अंडर ले ले और उसकी रक्षा करे। जॉर्ज मान जाता है। पर रात होती है और आसमान से वो स्पेस वाले तीनों कैंस धरती पर अलग अलग जगह आकर क्रैश होते हैं। एक कैन सीधा जॉर्ज के एनक्लोजर के पास गिरता है। जॉर्ज कौतूहल में उसको देखने जाता है और उसमें से एक अजीब सी ग्रीन गैस निकलकर जॉर्ज के मुंह पर लग जाती है। दूसरा कैन वायोमिंग के जंगल में गिरता है, जहां एक वाइल्ड भेड़िया उस गैस को सूंघ लेता है। और तीसरा कैन सीधा एक दलदल में गिरता है, जिसे एक भूखा मगरमच्छ पूरा का पूरा निगल जाता है। बस अब इन तीनों जानवरों के अंदर का म्यूटेशन बटन ऑन हो चुका था। अगली सुबह जब डेविस जॉर्ज से मिलने आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जॉर्ज का साइज रात भर में ही डबल हो चुका है। उसका दिमाग गुस्से से फट रहा है और उसने बेचारे पावो को मारकर गुफा के बाहर फेंक दिया है। डेविस समझ नहीं पाता कि ये क्या बवाल हो गया। तभी उसे वही टूटा हुआ स्पेस वाला कैन मिलता है। दूसरी तरफ एनर्जीन कंपनी के हेडक्वार्टर्स में, जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहां क्लेयर और ब्रेट नाम के 2 लालची भाई बहन बैठे हैं। ये दोनों इस ईविल कंपनी के मालिक हैं। क्लेयर एकदम खतरनाक बॉस है और जब उसे न्यूज़ से पता चलता है कि उनके कैंस धरती पर गिर चुके हैं तो वो अपनी हेविली आर्म्ड प्राइवेट फौज को भेड़िए वाला कैन ढूंढने भेज देती है। इधर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, डॉक्टर केट कैल्डवेल। ये पहले एनर्जीन में काम करती थी और इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानती हैं। वो सीधा डेविस के पास सेंचुरी पहुंचती है क्योंकि उसने न्यूज़ में इस वाइट गोरिल्ला के पागल होने की खबर देख ली थी। केट डेविस को बताती है कि वो कैन दरअसल उसकी पुरानी कंपनी का एक इलीगल और डेंजरस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है। वो कैन दुनिया के हर ताकतवर जानवर का डीएनए मिक्स करके एक सुपर बीस्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। डेविस उस पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में उसे सुनाता है। इधर पिंजरे के अंदर बंद जॉर्ज की हालत पल पल खराब हो रही है। उसके अंदर फिजिकल चेंजेस इतनी तेजी से हो रहे हैं कि उसकी भूख और उसका गुस्सा उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। जॉर्ज से अब 1 सेकंड और बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी पूरी राक्षसी ताकत से पिंजरे की दीवार पर एक जोरदार धक्का मारता है। लोहे की मोटी मोटी सलाखें किसी सस्ती माचिस की तीलियों की तरह टूट जाती हैं। सेंचुरी में अचानक भगदड़ मच जाती है। जॉर्ज गुस्से में दीवार फांदकर बाहर निकलता है और सामने पार्क की हुई एक गाड़ी को ऐसे मसल देता है जैसे वो प्लास्टिक का खिलौना हो। उधर तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं और सीधा बंदूकें तान लेते हैं। अपना डेविस बेचारा हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि भाई गोली मत चलाओ, मेरा दोस्त है, इसका दिमाग घूम गया है। पर तभी आसमान से एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है और जॉर्ज पर ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स यानी बेहोश करने वाले तीरों की बारिश कर देता है। दवा का असर इतना तेज होता है कि अपना जायंट आशिक वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है और ठंडे दिमाग से सो जाता है।
उधर दूसरी तरफ वायोमिंग के घने जंगल में अलग ही मौत का नंगा नाच चल रहा है। बर्क नाम का एक मर्सनरी अपनी हेविली आर्म्ड फौज लेकर उस म्यूटेंट भेड़िए को ढूंढने निकला है। ये फौजी अपने असलों के साथ ऐसे चल रहे थे जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हों। जंगल में अचानक अजीब सी आवाजें आती हैं और झाड़ियों के पीछे से आती है एक ऐसी मौत जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक 30 फुट का जायंट म्यूटेटेड भेड़िया। भाई, उसने पलक झपकते ही एक फौजी को हवा में छलांग लगाकर ऐसे दबोचा जैसे हम गर्मी में आम चूसते हैं। बर्क की टीम अंधाधुंध गोलियां चलाती है पर उस जानवर पर एक खरोंच तक नहीं आती। वो भेड़िया किसी राक्षस जितना बड़ा और चीते से भी ज्यादा तेज बन चुका है। ये सारा लाइव टेलीकास्ट एनर्जीन के आलीशान ऑफिस में वो दोनों शैतानी भाई बहन क्लेयर और ब्रेट आराम से बैठकर देख रहे हैं। क्लेयर की तो खुशी से बातें खिल जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारा साइंस का चमत्कार एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। इस जानवर को अब फौज क्या, भगवान भी नहीं मार सकता। और वहाँ जंगल में वही होता है। भेड़िया एक एक करके बर्क की पूरी टॉप क्लास टीम को धो डालता है। बर्क डर के मारे पतली गली से भागता है और उड़ते हेलीकॉप्टर वालों को हेल्प के लिए बुलाता है। हेलीकॉप्टर आकर उस भेड़िए पर हैवी मशीन गन से गोलियों की ऐसी बारिश करता है कि पूरा जंगल हिल जाता है। पर यह भेड़िया अपना अलग ही सुपरमैन निकला। वो पहाड़ से छलांग लगाता है और सीधा उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे गनर को ही निकाल लेता है। हेलीकॉप्टर बैलेंस खोता है और पहाड़ से टकराकर आग का गोला बन जाता है। उधर नीचे भाग रहे बर्क का भी गेम ओवर हो जाता है और वो उस भेड़िए का डिनर बन जाता है। RIP बर्क भाई। इधर डेविस और डॉक्टर केट को उन सैंक्चुरी वालों लफड़ों के चक्कर में FBI ने पकड़ लिया है। उनको लगता है कि यह सारा कांड इन दोनों का ही किया धरा है। इन दोनों को एक बड़ी सी मिलिट्री कार्गो फ्लाइट में ठूस दिया गया है। और सबसे बड़ी आफत तो ये है कि इनके साथ उसी प्लेन में पीछे बेहोश जॉर्ज को भी लोहे के एक भारी पिंजरे में बंद करके ले जा रहे हैं। प्लेन में उनकी मुलाकात होती है एजेंट रसल से। ये बंदा अपनी अलग ही तशन में है, एकदम रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस का खतरनाक एजेंट जिसे टॉप सीक्रेट मिशन मिलते हैं। रसल इनको एक टैबलेट पर उस जायंट भेड़िए की फोटो दिखाता है। केट ये देखकर समझ जाती है कि किसका किया धरा है। वो अपना दुखड़ा सुनाती हैं कि कैसे उसने 2 साल पहले अपनी ईविल बॉस क्लेयर का सच दुनिया को बताने के लिए हार्ड ड्राइव चुराई थी, पर उल्टी खुद ही फंसकर 9 महीने के लिए जेल की हवा खाकर आ चुकी हैं। जब क्लेयर और उसके डरपोक भाई ब्रेट को पता चलता है कि केट और वो जायंट गोरिल्ला दोनों एक ही फौजी प्लेन में आ रहे हैं, तो क्लेयर अपना सबसे घटिया मास्टर प्लान चालू करती है। वो अपनी चिकागो वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव ऑन कर देती है। ये सिग्नल इन म्यूटेटेड जानवरों के दिमाग में ऐसी खुजली पैदा करता है कि वो पागल हो जाते हैं। इधर भेड़िया, जिसके अंदर इन कमीनों ने ब्लू व्हेल का DNA भी मिक्स किया था, जंगल छोड़कर सीधा पानी में घुसता है और नावों को उड़ाता हुआ चिकागो निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हवा में उड़ते प्लेन में उस रेडियो सिग्नल की आवाज से जॉर्ज अचानक होश में आ जाता है। उसका दिमाग गुस्से से फट रहा होता है और वो अपने दोनों हाथों से ऐसी ताकत लगाता है कि उस भारी लोहे के पिंजरे को पापड़ की तरह तोड़ देता है। एजेंट रसल हीरो बनते हुए अपने कमांडोज को गोली चलाने का ऑर्डर देता है, पर अब बंदूकें किस काम की? म्यूटेशन की वजह से जॉर्ज की खाल कछुए के कवच से भी ज्यादा मोटी और बुलेट प्रूफ हो चुकी है। मोटी मोटी राइफल्स की गोलियां उसके सीने पर ऐसे झड़ रही थी जैसे भालू के बाल से डैंड्रफ गिर रहा हो। जॉर्ज उन कमांडोज को गुस्से में ऐसे हवा में उछाल रहा था जैसे WWF की रिंग में कोई कुश्ती चल रही हो। इसी अफरा तफरी के बीच डेविस अपनी रस्सी खोलता है और एक गन उठाता है। जॉर्ज तब तक एजेंट रसल को मारने ही वाला होता है। डेविस उस पर निशाना तो लगाता है पर गोली नहीं चलाता। उसे पता था अगर जॉर्ज यहाँ दोबारा बेहोश हुआ तो ये फौजी इस बार इसे छोड़ेंगे नहीं, सीधा सिर में गोली मारेंगे। तभी पीछे से एक बेवकूफ फौजी दोबारा फायरिंग शुरू कर देता है। जॉर्ज गुस्से में उस फौजी पर ऐसी छलांग मारता है कि उस फौजी की बंदूक से फायर होती हुई गोली सीधा प्लेन के मेन इंजन में जा घुसती है। अगले ही सेकंड इंजन में जोर का धमाका होता है और प्लेन तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। अब डेविस के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, पहला उस पागल गोरिल्ला से किसी तरह बचना और दूसरा इस आग लगे प्लेन से जिंदा निकलना। वो जल्दी से एक आधी गाड़ी को धक्का देकर जॉर्ज के ऊपर गिरा देता है ताकि वो कुछ देर तक दबा रहे। केट अपनी जान बचाकर पैराशूट पहनती है और कूद जाती है। डेविस चाहता तो अकेला निकल जाता, पर हीरो वाली क्वालिटी है ना, उसने बेहोश पड़े एजेंट रसल को भी वैसे नहीं छोड़ा। उसे तुरंत पैराशूट पहनाया और प्लेन के बाहर फेंक दिया। आखिर में डेविस भी कूदता है और उनके ठीक पीछे पूरा का पूरा प्लेन एक खेत में टकराकर बहुत बड़े आग के गोले में तब्दील हो जाता है। जब धुआं छटता है, तीनों खेत में प्लेन के मलबे के पास जिंदा खड़े थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उस पूरे जले हुए मलबे में जॉर्ज की लाश का नामो निशान तक नहीं था।
रसल को जब होश आता है तो वो डेविस को जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है और अब केट बिना किसी झिझक के एनर्जाइन कंपनी का पूरा सच रसल के सामने उगल देती है। रसल फौरन अपने ईयरपीस पर ऑर्डर देता है और अगले ही सीन में FBI की एक हैवी टैक्टिकल टीम एजेंट पार्क की लीड में सीधा एनर्जाइन के आलीशान ऑफिस में मेन गेट से धांसू एंट्री मारती है, जिसे देखकर वहां की रिसेप्शनिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ये कंपनी की मालकिन क्लेयर वाइडेन एक नंबर की चालबाज और शातिर औरत निकली। FBI को अपने आलीशान ऑफिस में घुसता देखकर उसने एक सेकंड नहीं लगाया और सारा थिकरा सीधा डॉक्टर केट कॉल्डवेल के सर फोड़ दिया। क्लेयर ने बड़ी मासूमियत से झूठ बोला कि केट ने उसकी नाक के नीचे कंपनी से छुपकर ये सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वाह रे कॉर्पोरेट कल्चर, जब तक मुनाफा तब तक बॉस का, जब जेल जाने की बारी आई तो HR को बुलाकर पूरा ब्लेम एम्प्लॉय पर डाल दो। इधर दूसरी तरफ कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत में डेविस अपने यार जॉर्ज की सेफ्टी को लेकर अंदर से पूरा हिला हुआ था। तभी केट आखिरकार अपने दिल का बोझ हल्का करती है। वो बताती है कि कैसे बचपन में बेरहम शिकारियों ने नन्हे जॉर्ज के पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। किस्मत अच्छी थी कि डेविस और उसकी टीम वहां टाइम पर पहुंच गई, उन शिकारियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया और जॉर्ज को बचा लिया। इंसानों की इस दरिंदगी के बावजूद जॉर्ज ने डेविस पर भरोसा करना सीखा, लेकिन केट, उसके दिल में एनर्जीन और क्लेयर के लिए जो आग जल रही थी वो ऐसे ही नहीं थी। केट ने बताया कि उसने क्रिस्पर टेक्निक का आविष्कार किसी जानवर को बड़ा करने या तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि विलुप्त हो रहे जानवरों को बचाने के लिए किया था। और इसका एक काफी पर्सनल रीजन भी था। उसका अपना भाई बहुत बीमार था और वो इस टेक्निक से उसकी जान बचाना चाहती थी। क्लेयर ने इसी मजबूरी का फायदा उठाकर और धोखे से उस फॉर्मूले को बायोलॉजिकल वेपन बनाने में यूज कर लिया। जब केट को इस ब्लैक मार्केट वाली साजिश का पता चला तो उसने सभी सैंपल्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर वो पकड़ी गई। बॉस ने उस पर उल्टा चोरी का इल्जाम लगाया और उसे सीधा जेल भेज दिया। जेल जाने के 1 महीने बाद ही उसके भाई की मौत हो गई। अब केट का लाइफ में सिर्फ एक मिशन था, एनर्जीन के इस घटिया एम्पायर को मिट्टी में मिलाना। ये सुनकर डेविस का दिल भी थोड़ा पिघल गया और दोनों में एक सॉलिड टीम अप वाली बॉन्ड बन गई। जल्द ही एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें स्कॉट एयरफोर्स बेस ले आता है। यहाँ का नजारा किसी वॉर जोन से कम नहीं था। कर्नल ब्लैक अपने मॉनिटर्स के सामने पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि वो विशालकाय जॉर्ज और वो हवा में उड़ने वाला भेड़िया दोनों सीधा शिकागो शहर की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहे हैं। एजेंट रसल उन दोनों का इंट्रोडक्शन मिलिट्री वालों से करवाता है। केट तुरंत वार्निंग देती है कि भाइयों रुक जाओ, एनर्जीन वाले जरूर एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं जो एक अदृश्य मैग्नेट की तरह इन जानवरों को शहर की तरफ खींच रहा है। इनके रास्ते में जो आएगा ये उसकी चटनी बना देंगे। डेविस भी समझाता है कि तुम्हारी इन बंदूकों और छोटे मोटे खिलौनों से ये रुकने वाले नहीं हैं। पर कर्नल ब्लैक को अपनी मिलिट्री पावर पर इतना घमंड था कि उसने इनकी एक ना सुनी। उसको लगा ये एक एक्स मिलिट्री वाला हीरो और एक साइंटिस्ट उसे क्या सिखाएंगे। उसने बिना सोचे समझे डेविस और केट को तुरंत अरेस्ट करवा दिया। लेकिन डेविस कहाँ रुकने वाला था। उन्हें पता था कि अगर शिकागो को कब्रिस्तान बनने से बचाना है तो सिर्फ R19 नाम का एंटीडोट ही उन जानवरों को वापस नॉर्मल कर सकता है। मौका देखते ही डेविस ने गार्डिंग सोल्जर्स को 2-2 मुक्के झाड़कर बेहोश किया और वहां से निकल लिए। अब उन्हें शहर तक पहुंचने के लिए चाहिए था एक हेलीकॉप्टर। उन्होंने सोचा एक मेडिकल चॉपर उड़ा लेते हैं, पर तभी वहां दोबारा टपक गया एजेंट रसल। केट को लगा फिर से लड़ाई होगी। उसने समझाने की कोशिश की कि मिलिट्री की ताकत इन राक्षसों के आगे बच्चों का खेल है। पर ट्विस्ट देखो, रसल खुद एक समझदार आदमी निकला। उसने रूल्स की ऐसी की तैसी की और चॉपर की चाबी खुद डेविस के हाथ में थमा दी, बस एक शर्त पर कि वो उसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। इधर मिलिट्री ने बिना सोचे समझे उन दोनों जानवरों पर अंधाधुंध मिसाइल दाग दिए। कर्नल को लगा बस हो गया गेम ओवर। लेकिन जब कैप्टन एवंस अपनी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर बॉडी चेक करने गए तो वहां बस सन्नाटा था। अगले ही सेकंड उस घने धुएं के बीच से मौत आई। उन दोनों राक्षसों ने पलक झपकते ही पूरी की पूरी मिलिट्री यूनिट को ऐसे साफ कर दिया जैसे स्क्रीन से धूल साफ करते हैं। हेडक्वार्टर में रेडियो पर चीखने की आवाजें आईं और फिर कनेक्शन टूट गया। कर्नल ब्लैक की तो हवा टाइट हो गई। हताश होकर उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका, शिकागो शहर को खाली करो और वहां स्पेशल बॉम्ब गिरा दो। रसल ने तुरंत डेविस को रेडियो पर बताया कि टाइम नहीं है दोस्त, आर्मी शहर उड़ाने वाली है। पर नीचे शिकागो की सड़कों पर ऐसी भगदड़ मची थी जैसे फ्री में आईफोन बट रहे हों। ट्रैफिक जैम, चीखते लोग, और तभी डेविस के चॉपर के ठीक सामने एक उड़ती हुई कार आकर एक ग्लास बिल्डिंग में क्रैश होती है।
जॉर्ज और वो भेड़िया, जिसका नाम इंटरनेट वालों ने रैल्फ रख दिया था, शहर में एंट्री मार चुके थे। वो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल उन्हें पूरी तरह पागल बना रहा था। एक मिलिट्री चॉपर ने रैल्फ पर फायर किया तो भाई साहब उस भेड़िए ने ऐसी लंबी छलांग लगाई और सीधा हवा में ही उस चॉपर को अपने जबड़ों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दूसरी तरफ जॉर्ज ने भी जमीन से एक मिलिट्री गाड़ी उठाकर दूसरे चॉपर का भरता बना दिया। उस दिन आसमान से लोहे की बारिश हो रही थी। तभी उस भयानक भेड़िए के सामने एक बेचारा गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता आ गया और उस पर भौंकने लगा। भेड़िए ने बस एक बार पलटकर ऐसी खौफनाक दहाड़ मारी कि उस कुत्ते की आत्मा तो वहीं बॉडी छोड़कर भाग गई होगी। फौज ने फिर से उन पर फायरिंग शुरू की, पर तभी डेविस ने हेलीकॉप्टर से कुछ ऐसा देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस म्यूटेंट भेड़िए की पूंछ से किसी मशीन गन की तरह कांटे निकले जो अब लोहे की कीलों जितने मजबूत हो चुके थे। उसने एक ही झटके में वो कांटे हवा में उड़ते हुए एक 8 टन फाइटर जेट पर दाग दिए। प्लेन हवा में ही चकनाचूर होकर सीधा पानी में जा गिरा। सबको लग रहा था कि इन दो मुसीबतों से ही जान नहीं छूट रही। तभी न्यूज आई कि एक तीसरी आफत ने शहर में दस्तक दे दी है। नदी से एक ऐसी विशालकाय मगरमच्छ बाहर निकली जिसे देखकर गॉडजिला को भी हार्ट अटैक आ जाए। उस मगरमच्छ ने सबसे पहले उस नदी में चल रही एक भारी भरकम पैसेंजर शिप को ऐसे उलट दिया जैसे वो पेपर की नाव हो। आर्मी ने अपनी आखिरी उम्मीद टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स उस नए राक्षस पर दाग दिए, पर वो मगरमच्छ, जिसका नाम लिजी था, उसकी खाल इतनी सख्त हो चुकी थी कि उस पर आग के गोले ऐसे लग रहे थे जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। लिजी ने बस एक बार अपना विशाल पंजा मारा और दर्जनों आर्मी गाड़ियां और फौजी ऐसे मसल गए जैसे उनके ऊपर से बिल्डिंग गिर गई हो। इतना ही नहीं, उसने हवा में उड़ते एक फाइटर प्लेन को बस थोड़ा सा उछालकर अपने भयानक जबड़ों में दबोच लिया। तीनों म्यूटेंट राक्षस एक ही शहर में, मिलिट्री पूरी तरह फेल और शहर में अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं। डेविस के पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता था, और वो आखिरी रास्ता था सीधा एनर्जीन के मेन बिल्डिंग की तरफ अपने हेलीकॉप्टर को मोड़ना, क्योंकि जब ये तबाही का जहर वहां बना है तो इसका इलाज यानी एंटीडोट भी किसी न किसी लैब के फ्रिज में पड़ा ही होगा। इधर शहर की ऐसी तैसी होते देख कर्नल ब्लैक का बचा कुचा दिमाग भी फ्यूज हो गया। उसने मिलिट्री का सबसे भयानक ऑर्डर दे दिया, B-2 बॉम्बर को भेजो और पूरे शिकागो को नक्शे से मिटा दो। एक तरफ से बमबारी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ हमारे हीरोज अपनी जान हथेली पर रखकर एनर्जीन के लैब में घुस चुके थे। केट ने जल्दी से फ्रीजर से R19 एंटीडोट निकाल लिया, पर तभी पीछे से टपक पड़े हमारे दो कॉर्पोरेट जेम्स यानी क्लेयर और उसका फट्टू भाई ब्रेट। क्लेयर ने आते ही गन पॉइंट पर डेविस को गोली मार दी और एंटीडोट छीन लिया। भाई, इन कॉर्पोरेट वालों का अलग ही लेवल है। पूरा शहर जिंदा जल रहा है, पर इनको अभी भी अपने शेयर मार्केट और प्रॉफिट की पड़ी है। क्लेयर ने केट को वहीं मरने के लिए लॉक किया और दोनों भाई बहन छत पर खड़े हेलीकॉप्टर की तरफ भागे ताकि शहर छोड़कर निकल सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका VIP स्वागत करने के लिए जॉर्ज और वो भेड़िया रैल्फ पहले से ही बिल्डिंग की छत पर बैठे थे। जॉर्ज की एक फाड़ के रख देने वाली दहाड़ सुनकर ब्रेड तो अपनी पैंट गीली करके वहीं से दुम दबाकर भाग लिया। क्लेयर बेचारी अपने बैग के साथ अकेली पड़ गई। उसने चिल्लाकर पायलट को चॉपर उड़ाने को कहा, पर तभी गुस्से में पागल जॉर्ज ने उस हेलीकॉप्टर को किसी खिलौने की तरह हवा में उठा लिया। तभी मौत को चकमा देकर डेविस ने एंट्री मारी और केट को आजाद करवा लिया। केट ने सॉलिड दिमाग लगाया। उसने चुपके से वो एंटीडोट क्लेयर के हैंडबैग में डाला और अगले ही सेकंड उस शातिर औरत को सीधा जॉर्ज के विशाल करे हाथों में धकेल दिया। बॉस, जो बॉस अपने एम्प्लॉय की मेहनत चुराकर उसके साथ गद्दारी करता है, उसका यही अंजाम होता है। जॉर्ज ने एंटीडोट के साथ साथ क्लेयर को एक ही झटके में जिंदा निगल लिया। 1 बाइट और सारा कॉर्पोरेट ड्रामा हमेशा के लिए फिनिश्ड। उधर वो डरपोक ब्रेट सीढ़ियों से जान बचाकर भाग रहा था, जहां उसका सामना एजेंट रसल से हो गया। रसल ने उसको मस्त ट्रिक किया और उसकी सारी सीक्रेट क्रिमिनल फाइल्स वाला लैपटॉप उससे निकलवा लिया। ब्रेट खुश होकर जैसे ही मेन गेट से बाहर निकला, कर्मा ने अपना खेल दिखाया। ऊपर से बिल्डिंग का एक भारी भरकम मलबा सीधा उसके सर पर आकर गिरा और उसका इंस्टेंट गेम ओवर हो गया। तभी वो पूरी आलीशान बिल्डिंग गिरनी शुरू हो गई। डेविस और केट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठकर बिल्डिंग के मलबे के साथ फ्री फॉल किया और चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गई। हॉलीवुड का आशीर्वाद।
धूल छटती है और मलबे से बाहर आता है हमारा असली हीरो जॉर्ज। एंटीडोट ने अपना काम कर दिया था। जॉर्ज का दिमागी गुस्सा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वो अब वापस डेविस का पुराना और समझदार दोस्त बन चुका था। बस उसका साइज अभी भी किसी पहाड़ जैसा था। B-2 बॉम्बर प्लेन्स शहर से सिर्फ 8 मिनट दूर थे। डेविस ने एक मिलिट्री जीप से भरी गोला बारूद उठाया और अब बारी थी इन दोनों दोस्तों की बाकी के 2 बचे हुए राक्षसों को उनकी औकात दिखाने की। सामने से मगरमच्छ लिजी ने हमला किया, पर भेड़िए रैल्फ ने उस पे पलटवार कर दिया। इस लड़ाई के बीच उस म्यूटेंट भेड़िए के चमगादड़ जैसे विशाल पंख निकल आए। डेविस ने स्मार्ट गेम खेला और रैल्फ पर ग्रेनेड फेंका ताकि उसका ध्यान भटके। जैसे ही रैल्फ डेविस की तरफ लपका, पीछे से लिजी ने उस उड़ते हुए भेड़िए को हवा में ही अपने भयानक जबड़ों में दबोचा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक विलन साफ। अब बचा था सिर्फ सबसे बड़ा बॉस लिजी। जॉर्ज और लिजी के बीच ऐसी खतरनाक फाइट हुई कि आसपास की बची कुची बिल्डिंगें भी पापड़ की तरह टूट गई। लिजी का मैसिव साइज और उसकी कांटेदार खाल जॉर्ज पर बुरी तरह भारी पड़ रही थी। एक पॉइंट पर लिजी ने जॉर्ज को उठाकर एक नुकीले लोहे के पाइप पर पटक दिया। लोहे का वो बड़ा सा पाइप जॉर्ज के सीने के आर पार निकल गया। जॉर्ज बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ा। डेविस अपनी जान पर खेलकर एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर की मशीन गन से लिजी पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। जब लिजी अपना बड़ा मुंह खोलकर डेविस को खाने ही वाली थी, तभी अपनी आखिरी ताकत बटोरकर जॉर्ज हवा में उछलता है और वही अपने सीने से निकला हुआ वो पाइप सीधा लिजी की आंख के रास्ते उसके भेजे में घुसर देता है। लिजी का वही एंड हो जाता है। खतरा टलता देख एजेंट रसल ने तुरंत कर्नल ब्लैक को कॉल करके वो पागलपन वाली एयर स्ट्राइक रुकवा दी। बॉम्बर प्लेन्स वापस मुड़ गए और शिकागो तबाह होने से बच गया। लेकिन ग्राउंड पर माहौल बहुत दर्दनाक था। जॉर्ज जमीन पर लेट गया, उसकी सांसें टूट रही थीं और आंखें बंद हो गई। अपने सबसे अजीज दोस्त को मरता देख डेविस बुरी तरह रोने लगा। तभी अचानक से जॉर्ज अपनी एक आंख खोलता है, एक गंदी सी स्माइल देता है और अपना बड़ा सा हाथ उठाकर डेविस को मिडिल फिंगर दिखाता है। वो हरामी टोटली फेक कर रहा था। डेविस एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, मैं रो नहीं रहा था, आंख में धूल चली गई थी। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं और फाइनली इस पूरे पागलपन पर एक फुल स्टॉप लग जाता है। मैंने तुम्हें तभी